हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करवाए थे। उसमें से हमने बेसिक कंसेप्ट जो किए थे वो थे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ आगे और जो बेसिक और मेन कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगला हमारा जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। दैट इज consumer goods, and producer goods. जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कीवर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जाए आप एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप पूरा पेज भी भर देते हो तो भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप अपना एक बेसिक कीवर्ड जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड्स कौन सी है? नाम से ही क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है या यूज करता है। सो व्हाट आर कंज्यूमर गुड? एक तरह के ये फाइनल गुड्स ही हैं। So those final goods which are used for satisfaction of wants. For example, bread खरीदते हैं हम, बटर, कार खरीदते हैं हम अपनी पर्सनल यूज के लिए, फ्रूट्स खरीदते हैं हम, क्लोथ्स खरीदते हैं हम। ये सारी जो हैं ये हमारी कंज्यूमर गुड्स और इसको हम कंजम्पशन गुड्स का भी नाम देते हैं। अब इनमें से कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि ड्यूरेबल इन नेचर है, कुछ ऐसी गुड्स हैं जो सेमी ड्यूरेबल है, कुछ ऐसी गुड्स हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड है, बटर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये ऐसे गुड्स हैं जिनको हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, इनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। ऐसी गुड्स जिनको हम थोड़ा टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, 1 ईयर तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम उनको चेंज करने का विचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ, क्रोकरी, ये हमारी जो आती हैं वो सेमी ड्यूरेबल में आ जाती है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहती है और उनको हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर। सो कंज्यूमर गुड्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज ड्यूरेबल गुड्स, इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी कार, एसी। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल में एग्जाम्पल आ जाती है क्लोथ्स, क्रोकरी। थर्ड आ जाती है हमारी नॉन ड्यूरेबल में हमारी आ जाती हैं फ्रूट्स, मिल्क, एटसेट्रा। सो दिस इज नॉन एज अ कंज्यूमर गुड्स। नाउ कम टू अवर सेकेंड पार्ट, प्रोड्यूसर गुड्स। नाउ प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं? वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प करती हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करती हैं, ये है हमारी प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसके 2 कीवर्ड्स क्या हैं प्रोड्यूसर गुड्स? एक तो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ और इसकी रिकैप्चुलाइजेशन के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इंटरमीडिएट गुड्स एक तरह का रॉ मटेरियल है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा यूज होता है। ये इंटरमीडिएट जो इसका मेन पर्पस क्या होता है? रीसेल। और थर्ड इसका पॉइंट है इंटरमीडिएट का कि ये जो होता है नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल मीन्स कि इसको आप लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकते। ये रॉ मटेरियल है, इसको आपने खरीदा, यूज किया और प्रोडक्शन में यूज करके आपने प्रोडक्ट को आगे रीसेल कर दिया, इसीलिए हम इसको नॉन फैक्टर गुड्स भी बोलते हैं। राइट? नाउ कम टू अवर
नेक्स्ट की पॉइंट दैट इज कैपिटल गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स की सेकंड कैटेगरी में आते हैं हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब है ये ड्यूरेबल इन नेचर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा। और ये एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, फाइनल इन्वेस्टमेंट है ये हमारी। और ये इसको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये ड्यूरेबल इन नेचर है, ये नॉन ड्यूरेबल है। सो प्रोड्यूसर गुड्स में दो कैटेगरीज आ गई, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। जब भी आपको शॉर्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है गुड्स को, तो आपने इनके की फीचर्स के बेसिस पे आप अपनी गुड्स को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो। अब यहीं पर हमारा प्रोड्यूसर गुड्स के इस टॉपिक पर एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वेदर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स और ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सो आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो आपने ये बताना है कि वेदर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। रीजन जो है आपने मुझे इस चीज में बताना है। सो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो। हमारी इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, कुछ चीजें आती हैं जिनको हमने इस बेसिस पर भी क्लासिफाई करना होता है कि ये स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है। इसके लिए आपके बुक्स में भी एक एग्जांपल जो है गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में वाटर टैंक है, उसमें जो वाटर है वो एक तरह का स्टॉक कंसेप्ट है। जब वही वाटर आगे अलग अलग जो है वो पाइप्स के जरिए आपके पास टैप में जब वो वाटर आता है तो वो क्या होता है, हमारा फ्लो कंसेप्ट है। सो स्टॉक कंसेप्ट के लिए जो हमारा मेन जो हमारा कीवर्ड है दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि टाइम डायमेंशन इसमें जो है आपकी पर्टिकुलर मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, राइट। इसी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर आपको ईयर मेंशन है, डेट मेंशन है, तो वो आपका क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आ जाता है फ्लो कंसेप्ट। इसका हमारा जो कीवर्ड है दैट इज over a period of time, over a period of time। over a period of time मतलब कि ऐसी जो थिंग्स, ऐसे कंसेप्ट जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर मेजर कर सकते हो, वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। जैसे कि मंथली, ईयरली etc, right? So this is known as flow concept. So हम इन दोनों की जो डिफरेंस को और एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल जो है वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, इनकम जो है वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है, राइट। नेशनल डेट ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, इंटरेस्ट जो है वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है। नंबर ऑफ शुगर मिल्स जो है वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। प्रोडक्शन ऑफ शुगर हमारा फ्लो कंसेप्ट है। नंबर ऑफ कार्स हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। प्रोडक्शन ऑफ कार्स हमारा फ्लो कंसेप्ट है। मनी सप्लाई हमारा
स्टॉक कंसेप्ट है, एक्सपेंडिचर हमारा फ्लो कंसेप्ट है। और आप देख सकते हो कि ये जितनी भी स्टॉक कंसेप्ट के एग्जांपल्स हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पर मेजर की जाती हैं, और जितने भी फ्लो कंसेप्ट के एग्जांपल है ये सारी मंथली ईयरली जो है कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा फ्लो में और बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जीडीपी, एनएनपी, राइट, प्रॉफिट्स, लॉसेस, सेविंग्स, चेंज इन स्टॉक, ये सारी जो है हमारी फ्लो की एग्जांपल्स है। सो प्लीज आप इन सब पॉइंट्स को नोट कर लो। यस स्टूडेंट्स, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एज ए लेमैन अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लेते हैं, हमने शेयर्स खरीदे, हमने अपना प्लॉट खरीदा, हमने घर खरीदा, हमने कार खरीदी, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। यस, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। बट इन इकोनॉमिक्स हम इन्वेस्टमेंट को एक डिफरेंट मीनिंग से लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक, दैट इज इंक्रीज इन stock or inventory. This is also known as capital formation. So इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक्स में हमने कैसे लेना है कि कितना हमारा स्टॉक जो है वो विद इन अ ईयर इंक्रीज हुआ। सो चेंज इन स्टॉक और इंक्रीज इन स्टॉक इज नॉन एज अ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो दो पार्ट्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर हमारे बिजनेस में हमने प्लांट खरीदा, मशीनरी, ये सारी हमारी जो है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेंटरी मींस स्टॉक। अब ये स्टॉक हमारा तीन तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो हमारा इन्वेंटरी का पार्ट्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमारे इन्वेंटरी का पार्ट है, रॉ मटेरियल है वो भी हमारा इन्वेंटरी का पार्ट है। सो इन्वेंटरी जो है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब हमारे पास तीन पार्ट्स में है, फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स मीन कि वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को पार कर चुकी हैं, उनकी सारी प्रोडक्शन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी प्रोसेस में है, जो कि अभी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची। रॉ मटेरियल जो कि अभी हमारे पास मटेरियल फॉर्म में ही है, उसको हमने आगे के स्टेप या प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी नहीं डाला। सो इन्वेस्टमेंट कैन बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को अपने इकोनॉमिक्स में लेते हैं तो उसमें हम अपनी दो टर्म्स यूज करते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये ग्रोस कंसेप्ट क्या है, नेट कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द टाइमिंग यू जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट्स। यस, नाउ ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट जो टर्म्स हम बेसिकली अपने इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, दैट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस और नेट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए
कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो किसी ना कारण जो है उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन नाम से जो है याद करते हैं या बोलते हैं, राइट। सो डेप्रिसिएशन जो है इसका मैं आपको इस कंसेप्ट के बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी कि डेप्रिसिएशन जो है वो आगे कैसे किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, जो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। सो यहाँ पर सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर हमने ग्रोस कंसेप्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं कि अपनी नेट इन्वेस्टमेंट में प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और अगर मैंने नेट कंसेप्ट बनाना है तो मैंने ग्रोस इन्वेस्टमेंट में माइनस कर देनी है डेप्रिसिएशन, राइट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रोस कंसेप्ट और नेट कंसेप्ट कैसे आएगा। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम आगे जाकर अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि नेशनल इनकम जो है वो हमारा नेट कंसेप्ट है। तो नेट कंसेप्ट पर हम कैसे आ सकते हैं, अपनी ग्रोस कंसेप्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर हम अपना नेट कंसेप्ट लेकर आते हैं, और अगर हमें ग्रोस कंसेप्ट चाहिए तो हम अपने नेट कंसेप्ट में से डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट कि जैसे मैंने बताया है कि डेप्रिसिएशन क्या है। सो डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन करो। ये स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर हमने नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है या ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो हमने डेप्रिसिएशन को हम यूज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रिसिएशन को अगर हम एज ए लेमैन बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ हम यही लेते हैं कि वियर एंड टियर के कारण हमारी एसेट्स में जो भी उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। पर इकोनॉमिक्स में इसको हम जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मीनिंग क्या है कि जब आप अपने मशीनरी को लगातार यूज कर रहे हो, इन यूज कि यूज करते करते उसमें जो भी उसकी वैल्यू में कमी आती है वो नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण आती है, तो वो हमारी डेप्रिसिएशन का पार्ट है। सेकंड जो आ जाती है दैट इज पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन जो है वो खड़ी है पर वो यूज नहीं है, बट नेचुरल क्लैमिटी के कारण जो है या रेन के कारण वो खराब हो जाती है, तो उसके हम लेते हैं ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट जो है वो नॉट इन यूज एसेट्स है, इन यूज एसेट्स, नॉट इन यूज एसेट्स, राइट। ये डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसके कारण जो है वैल्यू में कमी आती है हमारी एसेट की, इसमें सब पॉइंट्स आएंगे। एक तो ड्यू टू चेंज इन डिमांड, और सेकंड आ जाता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। सो दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और ये जो पैसेज ऑफ टाइम वाला है इसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो हमारा ये आ गया ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, और ये आ जाता है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।
राइट। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हमने डेप्रिसिएशन लेनी है तो हमने अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को नहीं लेना। वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। पैसेज ऑफ टाइम, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसे हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। तो हमने इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करना। वैसे तो हमारे इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें हमें कहीं भी ऐसी जो है कैटेगरीज को नहीं करना, बट इन केस कहीं बार आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पर देनी पड़े, एज ए जर्नल आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में हमने डेप्रिसिएशन में कौन कौन सी चीज़ लेनी है। ठीक है, सो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को आपने नहीं लेना। हमने सिर्फ वही डेप्रिसिएशन लेनी है जो कि एसेट इन यूज है, उसमें अगर कोई भी कमी आई है तो टेक्नोलॉजी के कारण आई है या फिर डिमांड के चेंज के कारण आई है। हमने कैपिटल लॉस जो है वो कंसीडर नहीं करना। सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। यस, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप सबको पता है हमारे गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर कई तरह के टैक्सेस इम्पोज करती है। वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो कि इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमारा जो गुड्स हम खरीदते हैं वो हम MRP पे खरीदते हैं जिसमें टैक्स जो है इंक्लूडेड है। सो इनडायरेक्टली हम अपने प्राइस के साथ जो है वो टैक्स जो है वो पे करते हैं जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? एक तरह की कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, कंपल्सरी पेमेंट to the government is known as indirect taxes। अब indirect taxes में हमारी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में हमारी जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स भी आ जाएगा, इंपोर्ट्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है वो भी आ जाएगा। सो ये जो है हमारी एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स की। GST जो है वो ऐसा टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्सेस को जो है वो मर्ज कर दिया है। ये ऐसा टैक्स है वो जो कि हर स्टेट में सेम है। सो GST के बारे में आपने जो है वो स्टडी की हुई है अपने अकाउंट्स में। सो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि GST जो है वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। So now come to our next concept, that is subsidies। Subsidies क्या होती हैं? Grants, grants by the government। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि अगर उसको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी हमने प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करवानी है तो गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक तरह की ऐसी हमारी हेल्प हो जाती है कि हमें वो गुड जो है वो सस्ती पड़ती हैं। टैक्सेस जो है वो हमारे मार्केट प्राइस को इंक्रीज करते हैं जबकि सब्सिडीज जो हैं वो हमारी मार्केट प्राइस को डिक्रीज करती हैं। सो सब्सिडीज जो है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल LPG है, जो हमारे गैस सिलेंडर्स हैं उसको हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें सब्सिडीज जो है प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जो है अगर आपके ऊपर टैक्स लगाती है तो उसके ऊपर कुछ छूट जो हमें देती है वो है सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर टैक्स लगा है 6% पर गवर्नमेंट ने आपको 2% की छूट दी है, सब्सिडी दी है, तो आपका जो टैक्स है वो क्या होगा? 4%।
सो इस तरह से सब्सिडी जो है वो आपके बर्डन को कम करती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जब हम टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं तो वो हमारे प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है। अब हमारी इकोनॉमिक्स में जब हम आगे अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आपके सामने होंगे, आपके क्वेश्चन में आएंगे ही। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो हमारे प्राइस को इंक्रीज करती है, सब्सिडीज जो है वो हमारे प्राइसेस को डिक्रीज करती है। सो प्लीज नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट्स। यस, जैसे कि अभी मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया, सब्सिडीज के बारे में बताया, अभी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जो हैं ये पॉइंट जो है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आने ही हैं। सो आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करोगे तो उसमें हमें एक जो है कंसेप्ट लर्न करना है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसे हम NIT भी बोलते हैं। सो NIT हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बनता है, माइनस सब्सिडीज, मीन्स कि जितनी हमें छूट है। सो मान लो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 500 है, सब्सिडीज हमें मिली है 100, तो हमारा NIT हमें कितना अपना कैलकुलेट होगा? 400। सो हमने जब नेशनल इनकम के कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसमें हमारा NIT जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद जो हमारे कंसेप्ट आते हैं दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस जो आपका MP जिसे हम बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट मीन FC जिसे हम बोलते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जो आप पे करते हो किसी भी चीज को खरीदते हुए, दैट इज मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में हमारे टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूडेड है, टैक्सेस जो हैं वो हमारे इंक्लूडेड होते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है जो कि प्रोड्यूसर को अपने टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो उसके हाथ में रह जाता है अमाउंट, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। और उस फैक्टर कॉस्ट को वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो अगर हमने फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है तो हम अपने मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं NIT, देन हमारे पास क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट। और NIT हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस subsidies. So these are the some of the important concept. Now please note down this.